11 सितंबर 2018 न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के ऊपर एयर इंडिया के पायलट ये बोलते हैं, हम सच में फंस गए हैं और फ्यूल भी खत्म हो रहा है। ऊपर आसमान में एयर इंडिया 101 जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दूसरी बार लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्लेन के मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बहुत सेंसिटिव हैं फेल हो चुके हैं। 14 घंटे की फ्लाइट के बाद अब फ्यूल भी बहुत कम बचा है। ILS भी फेल हो गया है। ये वही डिवाइस है जो पायलट को लैंड करने में मदद करते हैं, स्पेशली जब वेदर बहुत खराब हो। बाहर जोर से बारिश हो रही है, आसमान बादलों से कवर है, पायलट्स अंधेरे में उड़ा रहे हैं, उन्हें रनवे दिख नहीं पा रहा। हर मिनट के साथ फ्यूल खत्म हो रहा है, उन्हें अब लैंड करना होगा। प्लेन में 357 लोग हैं, सबकी जिंदगी पायलट्स के डिसीजन पर डिपेंड करती है। क्या वो एक ट्रेजेडी अवॉइड कर पाएंगे? आइए जानते हैं। ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट 101 की। एक वार्म ऑटम रात थी। न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 342 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर 14 घंटे की फ्लाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। ये फ्लाइट दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही है। अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। प्लेन फुल था। ये फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जॉन एफ कैनेडी न्यूयॉर्क जा रही थी। एयर इंडिया की फ्लैगशिप रूट है ये। इस फ्लाइट में पोलर रूट फॉलो किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान से होकर रशिया, फिर फिनलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा के ऊपर से होते हुए यूएसए में एंट्री होती है। प्लेन था बोइंग 777-300 एक्सटेंडेड रेंज ट्विन जेट 115B इंजन के साथ। प्लेन 2009 में डिलीवर हुआ था और 9 साल से चल रहा था। इस प्लेन को सिर्फ 2 पायलट उड़ा सकते हैं, लेकिन इस फ्लाइट में 4 पायलट्स थे, 2 मेन क्रू और 2 रिलीफ क्रू। कमांडर थे कैप्टन रुस्तम पालिया, 49 इयर्स के, 3500 आवर्स के एक्सपीरियंस के साथ। कॉकपिट में उनके साथ थे कैप्टन विकास, कैप्टन सुशांत सिंह एंड कैप्टन DS भट्टी। ये इन सब का आपस में पहली बार फ्लाइट था। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में इंजीनियर्स ने बताया कि APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट काम नहीं कर रहा। APU यूजुअली क्रिटिकल नहीं होता। पायलट्स ने डिसाइड किया कि नॉन क्रिटिकल इशू है और ये फ्लाइट प्रोसीड करी जाएगी। वेदर फोरकास्ट में बादल आने की पॉसिबिलिटी थी, तो कैप्टन ने 800 किलो एक्स्ट्रा फ्यूल लोड करने का डिसीजन लिया। यह डिसीजन बाद में काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। प्लेन ने दिल्ली से 3 AM लोकल टाइम पर टेक ऑफ करा। फ्लाइट अपने टाइम पर थी। टेक ऑफ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन 40 ही मिनट के बाद जब प्लेन पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है, तकरीबन 30,000 फीट ऊपर एक वार्निंग आती है। सिंगल सोर्स रेडियो ऑल्टीमीटर। रेडियो ऑल्टीमीटर एक ऐसा सिस्टम है जो ग्राउंड से प्लेन की हाइट पता लगाता है। ये एक इनविजिबल रेज ग्राउंड में भेजता है और वापस आने का टाइम कैलकुलेट करता है। उस कैलकुलेशन से ये मेजर करता है कि फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये तब हेल्प करता है जब लैंडिंग करनी हो, कि कितना डिस्टेंस है रनवे से फ्लाइट का। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में 3 रेडियो ऑल्टीमीटर होते हैं। अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा यूज हो सकता है, लेकिन इस प्लेन में 2 फेल हो चुके थे और सिर्फ एक ही था। पायलट्स को पता नहीं था कि जो एक ऑल्टीमीटर बचा है वो सही रीडिंग्स दे रहा है या नहीं। अब क्रूज फ्लाइट्स में ये इतना बड़ा इशू नहीं होता, वहां बैरोमेट्रिक ऑल्टीमीटर यूज होता है, लेकिन लैंडिंग के वक्त रेडियो ऑल्टीमीटर जरूरी होता है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10 घंटे और अब फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्लाई कर रही है। अभी भी न्यूयॉर्क लैंड करने में 3 घंटे बचे हैं। तभी पायलट्स को एक और वार्निंग आती है। उनका TCAS सिस्टम काम नहीं कर रहा। TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये रडार के आसपास के दूसरे प्लेन्स को डिटेक्ट करता है और अगर 2 प्लेन्स बहुत करीब आ जाएं तो एक दूसरे पायलट को नोटिफिकेशन देता है कि एक ऊपर जाए और एक नीचे जाए, ताकि कोलिजन से बचा जा सके। इस सिस्टम को स्काई सेफ सिस्टम भी बोलते हैं। TCAS का बंद होना क्रूज के दौरान कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि तब ये सिर्फ एक बैकअप होता है, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ये एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट साबित होता है और पायलट का वर्कलोड कम करता है, एक बहुत अच्छे असिस्टेंस की तरह काम करता है। अब क्रू थोड़ा कंसर्न हुआ, क्योंकि अब तक 3 अलग अलग सिस्टम फेल हो चुके थे। टेक ऑफ से पहले APU का बंद होना, उसके बाद रेडियो ऑल्टीमीटर का फेल होना और अब TCAS भी फेल हो चुका था। पायलट्स को डर लग रहा है कि कहीं प्लेन में कोई अननोन प्रॉब्लम तो नहीं है जो सब सिस्टम्स को इफेक्ट कर रही है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था।
तो उन्होंने डिसाइड करा कि न्यूयॉर्क की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अब सुबह के 6:10 बज रहे हैं और न्यूयॉर्क में मौसम खराब था, बारिश और बादल थे। मीटार रिपोर्ट में लिखा था कि रनवे 04 राइट पर विजिबिलिटी सिर्फ 0.25 माइल थी और वर्टिकली विजिबिलिटी सिर्फ 200 फीट। अब वर्टिकली विजिबिलिटी का मतलब है कि प्लेन को जमीन से कितना ऊपर उड़ना है कि उसे रनवे दिखाई दे। तो इस केस में सिर्फ 200 फीट थी क्योंकि मौसम बहुत खराब था। अब एयर इंडिया 101 ने न्यूयॉर्क एयर स्पेस में एंटर किया और अप्रोच कंट्रोलर से कांटेक्ट किया। गुड मॉर्निंग 101, यू आर क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 04 राइट, RVR 3000। पायलट्स ने क्लियरेंस ले लिया और रनवे 04R के लिए अप्रोच स्टार्ट किया। उन्होंने अपना ILS सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम एक्टिवेट किया। ये सिस्टम रेडियो सिग्नल से पायलट को रनवे की डायरेक्शन और हाइट बताता है ताकि प्लेन सेफली लैंड कर सके, स्पेशली तब जब वेदर बहुत खराब हो और रनवे दिखाई ना दे रहा हो, जो कि इस केस में बहुत जरूरी था। लेकिन ILS सिग्नल लॉक ही नहीं हो पा रहा था। सिस्टम रनवे के सिग्नल कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था, मतलब अब उनका ILS भी फेल हो गया था। अब इसी दौरान पैसेंजर्स को इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो अपना तैयारी कर रहे हैं लैंडिंग की। ILS एक इनविजिबल लाइन की तरह होता है जो प्लेन को रनवे तक गाइड करता है। बिना ILS के पायलट्स को मैनुअल अप्रोच लेना पड़ता है। तो पायलट्स ने मैनुअली हेडिंग सेट करी और LNAV VNAV अप्रोच का ट्राई किया। ये GPS बेस्ड अप्रोच होता है, जैसे कि कार्स में गूगल मैप्स होते हैं। ये प्लेन के लिए रफली रनवे कहाँ है वो बताता है। लेकिन LNAV VNAV एक प्रिसीजन सिस्टम नहीं होता। इसमें सिर्फ 0.3 नॉटिकल माइल की एक्यूरेसी होती है, इसलिए पायलट को लैंडिंग के वक्त आंखों से रनवे देखना बहुत जरूरी है। अगर रनवे नहीं दिखे तो उन्हें गो अराउंड लेना पड़ता है, यानी कि एक बार और ट्राई करना पड़ता है लैंडिंग का। जब प्लेन रनवे के पास पहुंच रहा था, पायलट्स ने लैंडिंग गियर नीचे किया, तभी कॉकपिट में एक बहुत लाउड वार्निंग आई। सिस्टम बोल रहा था कि लैंडिंग गियर पूरा नीचे नहीं हो पा रहा और तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। पायलट्स ने ट्रेनिंग के हिसाब से रिएक्ट करा, चेकलिस्ट चेक करी और पता किया कि गियर एक्चुअली नीचे आ चुका है। ये एक फॉल्स अलार्म था। ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज्यादा था और ये फॉल्स वार्निंग उनका ध्यान और हटा दिया। प्लेन अब 3-4 माइल्स पर मिनट की स्पीड से रनवे की तरफ जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके हैं, गियर वार्निंग गलत आ रही है और अप्रोच अनस्टेबल थी। पायलट्स ने डिसाइड किया कि गो अराउंड करना पड़ेगा, मतलब एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। उन्होंने प्लेन को फिर 2000 फीट के तक दोबारा क्लाइंब करवाया और न्यूयॉर्क के डिपार्चर कंट्रोलर से कांटेक्ट करा। फिर पायलट ने ATC को बताया कि उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और अभी वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए रेडी नहीं है। 101, can we have longer vectors? We are facing some instrument problem. We lost the localizer. Minimal changed. और पायलट सोच रहे थे कोई और अप्रोच अपनाएं या इसी अप्रोच को कंटिन्यू करें। अब अगला पार्ट समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है जिसका नाम है क्लाउड सीलिंग। क्लाउड सीलिंग मतलब ग्राउंड से लेकर क्लाउड्स के नीचे के पार्ट की हाइट। पायलट्स को यह बताया है कि उन्हें किस हाइट पे रनवे पर ग्राउंड दिखना शुरू हो जाएगा, जिसे बोलते हैं वर्टिकल विजिबिलिटी, जो हमने पहले डिस्कस करा। अगर प्लेन में ILS और ऑटो लैंड होता तो पायलट 0 फीट क्लाउड सीलिंग में भी लैंड कर सकते थे, मतलब रनवे दिखे या ना दिखे प्लेन ऑटोमेटिकली जैसे क्रूज मोड पे लैंड हो जाएगा। लेकिन अब ये एक नॉन प्रिसीजन अप्रोच बन गया था, तो पायलट्स को आंखों से रनवे देखना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने कम से कम 600 फीट क्लाउड सीलिंग चाहिए थी। JFK पर क्लाउड सीलिंग सिर्फ 200 फीट थी। उनके ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स न्यूयॉर्क और स्टीवर्ट्स, उसमें भी क्लाउड सीलिंग सिर्फ 200 फीट ही थी। पायलट ने बोला, मैं देख रहा हूं कि कैनेडी एयरपोर्ट का क्लाउड सीलिंग अभी भी 200 फीट है। RVR 4500 हो गया है तो थोड़ा बेटर है, विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन मैं प्रॉब्लम सीलिंग की है। हम ISS अप्रोच कंटिन्यू कर सकते हैं 200 फीट पे, क्योंकि हर बार जब लोकलाइजर लॉक करने की कोशिश करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं करता। ओके, तो आप ऑटो लैंड नहीं कर सकते? नहीं, ऑटो लैंड अवेलेबल नहीं है। दोनों रेडियो अल्टीमीटर फेल हो गए हैं, सिर्फ एक ही काम कर रहा है। TCAS भी फेल हो गया है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए हैं। तो आपको किस हाइट की सीलिंग चाहिए? कुछ भी 600 फीट या उससे ऊपर चलेगा। ठीक है, समझ गया। अभी हेडिंग 220 पे फ्लाई करो, मैं वेदर चेक करता हूं। पायलट्स और क्रू चाहते थे कि वो फ्यूल सेव करें, ताकि अगर गो अराउंड करना भी पड़ेगा तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट ले सके। इसीलिए उन्हें किसी न्यूयॉर्क के आसपास के एयरपोर्ट पे लैंड करना था। बॉस्टन या वॉशिंगटन जैसा ऑप्शन नहीं था। कितने लोग हैं ऑन बोर्ड और कितना फ्यूल? 370 पैसेंजर्स हैं और 7200 किलो फ्यूल बचा है।
फिर उन्होंने न्यूयॉर्क अप्रोच कंट्रोलर से कांटेक्ट किया। उसने उन्हें रनवे 4 राइट के लिए क्लियर किया। इमरजेंसी व्हीकल्स भी तैयार रख दिए थे कि जस्ट इन केस अगर कुछ दुर्घटना घटे तो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सके। कंट्रोलर ने इमरजेंसी सर्विस को बताया कि एयरक्राफ्ट बोइंग 777 है, 370 सोल ऑन बोर्ड और 7200 किलो फ्यूल बचा है। प्रॉब्लम है मेजर कंप्यूटर फेलियर। उस वक्त तक क्रू 14 घंटे से फ्लाई कर रहा था, हाई स्ट्रेस कंडीशन में, बिना किसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के। कॉकपिट के बाहर सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे। हर मिनट वो होप कर रहे थे कि बादल हट जाए और हम लैंडिंग कंटिन्यू कर सकें और रनवे दिख जाए। प्लेन जब 1000 फीट पर आया तो आइडियल डिसेंट पाथ पे थोड़ा ऊपर था। अगर ये तुरंत करेक्ट नहीं होता तो फिर से गो राउंड करना पड़ता और उसके लिए फ्यूल नहीं था। तो कैप्टन ने प्लेन का नोज नीचे पुश किया ताकि करेक्ट पाथ पे वापस आ सके, लेकिन इससे स्पीड ज्यादा हो गई। कंट्रोलर के सिस्टम पर एक वार्निंग आई कि प्लेन जमीन से बहुत करीब है, इसलिए तुरंत पायलट को इन्फॉर्म किया। 400 फीट पे फाइनली प्लेन ने क्लाउड्स तोड़ दिए और पायलट्स को रनवे दिखने लग गया, लेकिन वो रनवे के थोड़ा राइट के ऊपर थे। कैप्टन ने नोज लेफ्ट और डाउन किया ताकि प्लेन सेंटर लाइन पे वापस आ सके और फाइनली 15 घंटे के बाद प्लेन सेफली लैंड हो गया न्यूयॉर्क के रनवे 4 राइट पर। अब इमरजेंसी सर्विसेज ने पूछा कोई हेल्प चाहिए तो पायलट्स ने मना कर दिया। 10 मिनट्स बाद जब प्लेन गेट की तरफ टैक्सी कर रहा था, पूरा एयरपोर्ट थंडरस्टॉर्म से घिर गया। इसका मतलब अगर लैंडिंग में 5 मिनट भी लेट होता तो एक और गो राउंड करना पड़ता और लैंडिंग और भी मुश्किल हो जाती वेदर खराब होने की वजह से। अब तक एयर इंडिया ने कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया या इन्वेस्टिगेशन रिलीज नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये प्लेन का मेन कंप्यूटर जो फ्लाइट सिस्टम, डायग्नोस्टिक और मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है उसका फॉल्ट था, जिस वजह से पायलट्स का गलत वैल्यू मिल रही थी। 4 लोगों का क्रू जिन्होंने पहले कभी एक साथ काम नहीं करा, एक साथ फ्लाई नहीं करा, उन्होंने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एटीसी के साथ कोऑर्डिनेट करा और सेफ लैंडिंग की। अगली सुबह ये प्लेन फेरी फ्लाइट के रूप में इंडिया वापस भेज दिया गया।